हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम किल करने वाले हैं एक अपने नए चैप्टर को जो कि होने वाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना, हम बढ़ रहे हैं अपनी 11th के आखिरी चैप्टर्स की तरफ। मतलब इसके बाद आपका बचता है SHM और उसके बाद वेव्स और इसके बाद 11th आपका हो जाएगा क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा खत्म। ठीक है ना, हमको क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए शायद 15 से 16 दिन हो चुके हैं। हमने हर दिन आपको एक लेक्चर देने की कोशिश पूरी की है और हम इस कोशिश में नाकाम नहीं हुए हैं। पूरी की पूरी सफलता हमने हासिल की है। हमेशा की तरह मैं आज फिर आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जब आपके सामने क्रैश कोर्स का वीडियो आता है आपको अपने नोट्स लेकर बैठना है। दिमाग, कॉपी, पेन, पानी की बोतल ये सब लेकर बैठना है और जैसे जैसे आपके सामने स्लाइड्स आते जाए आपको कंसेप्ट देखते हुए आगे बढ़ना है। बस खत्म बात। ठीक है, ओके सर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है? आइडियल गैस, परफेक्ट गैस के लॉज पढ़ने हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़नी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़नी है, वेरियस स्पीड्स पढ़नी है और साथ ही साथ हमें मीन फ्री पाथ भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। An ideal gas or perfect gas is that gas which strictly obeys the laws। जितने भी लॉज बने हुए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ, जितने भी लॉज बने हैं सारे किस पर बने हैं भैया? आइडियल गैस पर ही बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सा लॉ आइडियल गैस के लिए है? सारे के सारे मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे के सारे लॉज जो है वो आइडियल गैस के लिए बने हुए हैं। अच्छा, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस देखिए, हम यहाँ पर ना सटासट चल रहे हैं, कंसेप्ट फटाफट देखेंगे, छोटा चैप्टर है इसको खत्म करेंगे। एवोगैड्रोस की हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि equal volumes of all gases contains equal number of molecules। क्या? equal volumes of all gases contains equal number of molecules। मतलब अगर आपको मैं ये देखिए ऐसे गैसेस दे दूं, ठीक है ना, ये डिफरेंट क्या है? गैसेस हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो equal volume of all gases contains equal number of molecules। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये क्या है? n। मान लो, अच्छा n से आप बोल दो कि भैया मोल्स है, आपको ऐसा लग जाएगा कि n क्या है? मोल है। तो मैं इसको ले लेता हूं कुछ भी वैल्यू, चलो y ले लेता हूं, ये y है, y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो क्योंकि यहां वॉल्यूम क्या है? सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि चाहे गैस कोई सी भी हो, लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। ये बात पक्की है, मैंने नहीं बोला, एवोगैड्रो भाई साहब ने बोला है। लेकिन यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा तभी होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा इन गैसेस का। भैया इन गैसेस का जो प्रेशर और टेम्परेचर हो वो क्या हो? सेम होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ सर, ओके। चलिए, ये कहती है भैया हमारी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। मान लो अगर ये 50 ml होता, ये 100 ml होता और ये 200 ml होता, तो फिर क्या करते भाई? 200 ml में y है तो 100 ml में क्या होता? y/2 होता और 50 ml में क्या होता? 200/4 हो जाता, या y/4 हो जाता, सॉरी। ठीक है, समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर बोल देता कि सुनो ये 50 ml है, ये 100 ml है, ये 200 ml है और इसमें y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 100 ml की अगर ये गैस होती तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते? इसके आधे, y/2, और इसमें कितने होते? इसके 1/4 है ना, तो y/4 हो जाता। चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से आप एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का यूज कर सकते हो। यहाँ कुछ क्या बोलते हैं, हमारे कुछ गैस लॉज हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ। हम बात करेंगे मेजरली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आपको पता है टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है। ये है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और आपको पता है कि इसको हम आइसोथर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, ये देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं तो ये अरे मिलता जुलता बनना भाई, ये है टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2, तो ऑब्वियस सी बात है T2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? T1 हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, पक्का। इसका स्लोप आपको पता है क्या होता है? dp/dv इज इक्वल्स टू माइनस p/v। याद आया कुछ कि नहीं याद आया? हाँ सर, याद आ गया। वैसे चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ होता है भाई आइसोबैरिक प्रोसेस। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या है भाई? आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहां पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप देखिए कि ऐसा ग्राफ बना हुआ है,
ऐसा ग्राफ बना हुआ है। यहां पर T इज इक्वल टू 0 यानी कि टेम्परेचर जब 0 हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई। गैस की वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई। ये कब होता है, जब आपका टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में हो। यहां पर टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है, तब जाकर वॉल्यूम यहां पर क्या हुई है, 0 हुई है। अगर यही वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता तो कुछ और हो जाता। क्या बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आपने बोला, उसका ग्राफ बनाया, वो ऐसा ग्राफ आपके सामने आया। ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर केल्विन में हो, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि T इज इक्वल टू 0, 0 केल्विन। एक तो अचीवेबल 0 केल्विन अचीव करवाना पॉसिबल है क्या, नहीं। 0 केल्विन आज तक अचीव किया ही नहीं गया है, 10⁻⁻9 केल्विन तक हम पहुंच चुके हैं शायद, 0 केल्विन अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही बोलता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जाकर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका स्लोप बताओ यार, VT कर्व का स्लोप बताओ, तो आप बोलोगे ये होगा सर dV/dt इज इक्वल्स टू NR/P, NR/P। ये हमने किससे निकाला है, ये हमने निकाला है PV इज इक्वल्स टू NRT से, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल्स टू NRT से। आप देखो, अगर मैं इसको, प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पर, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर इसमें मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा P dV, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, जाएगा dt। तो dV/dt किसके बराबर आ जाएगा, dV/dt बराबर आ जाएगा NR/P के। मतलब अगर VT ग्राफ की स्लोप मैं आपसे पूछूं तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर इस कर्व का स्लोप ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, स्लोप कम होता है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज को नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 100%, जी सर 100%। गेल-यूसेक्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ बोलता है भाई कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पक्का, हाँ सर। इसमें वॉल्यूम क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, इसमें वॉल्यूम क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ग्राफ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। जब हमने बॉयल्स लॉ देखा, जब हमने टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट किया, हमने बोला भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये वाली बात जब हमने करी, है ना। यहाँ हम देख सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, इसलिए ग्राफ ऊपर बना है, अलग ग्राफ नीचे बना हुआ है। लेकिन ये जो पीले कलर का ग्राफ है ये आइडियल गैस के लिए है। किसके लिए है ये, आइडियल गैस के लिए। ये दोनों ग्राफ किसके लिए बने हैं भाई, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, है ना। चलिए, जब मैंने रियल गैस का ग्राफ बनाया तो रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा बना, रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। कब, T1 टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, ओके। और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैंने देखा कि भाई जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, रियल गैस का कर्व एकदम आइडियल गैस के कर्व के चिपक जाता है, के पास आकर चिपक जाता है। अच्छा, तो ये जो दोनों मैंने नीले कलर से बनाए हैं, ये किसके कर्व है भाई, ये है रियल गैस के। ये किसके कर्व है, रियल गैस के, है ना। तो ऐसा देखा गया कि अगर आप रियल गैस को, अगर आप रियल गैस को हाई टेम्परेचर, अगर आप रियल गैस को हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर लेकर जाओ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर लेकर जाओ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर लेकर जाओ, तो क्या करती है वो बिहेव करती है किसके जैसे, इट विल बिहेव लाइक आइडियल गैस, बिहेव लाइक आइडियल गैस, बिहेव लाइक आइडियल गैस, बिहेव लाइक आइडियल गैस, ठीक है, ओके सर, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। चलिए भाई, तो ये हमने बात कर लिया है किसके लिए, आइडियल गैस और रियल गैसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, जब हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे चार्ल्स लॉ की, तो वहां पर ग्राफ आपने ऐसा देखा, बिल्कुल सर ऐसा देखा। अच्छा, इसका स्लोप भी आपने निकाला dV/dt, और वो कितना आया, NR/P के बराबर, NR/P के बराबर। क्या ये बात आपको समझ में आई, जी सर समझ में आ गई। ये जो ग्राफ आप सामने देख रहे हैं, ये ग्राफ है किसका, आइडियल गैस का। ये कर्व किसका है भाई, आइडियल गैस का है, ठीक है, आइडियल गैस का है। अगर हम यहाँ पर रियल गैस का कर्व बनाए, किसका बनाए, रियल गैस का कर्व बनाए, तो रियल गैस का कर्व आपको कुछ ऐसा दिखेगा, रियल गैस का कर्व आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है, देखो आप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो रियल गैस का कर्व है वो किसकी तरफ भाग रहा है भाई, आइडियल गैस की तरफ भाग रहा है। किसकी तरफ भाग रहा है, आइडियल गैस की तरफ भाग रहा है। समझे कि नहीं समझे, दिस इज फॉर रियल गैस, दिस इज फॉर रियल गैस, ठीक है, हाँ सर एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में मुझे आ गया है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आ जाती है यार, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं ये तब हम प्लॉट कर रहे हैं जब टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में हो। जब टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में हो। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो जाता है तो देखिए, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस the volume of given mass of gas increases by 1/273 of volume at 0 डिग्री सेल्सियस at constant pressure। मतलब अगर मान लीजिए कि आप अपनी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो तो जो उसका वॉल्यूम है वो उसके 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम से 1/273 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम देखना चाहते हैं गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप किसी T डिग्री सेल्सियस पर अपनी गैस का वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम था, दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, प्लस जितने डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ाया है डिवाइड बाय 273 इंटू V0, ये वॉल्यूम हो जाएगा आपकी गैस का, ठीक है ना। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, देखिएगा VT इज इक्वल्स टू T अपॉन 273, क्या मैं बोलूँ टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो उसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से V0 अपॉन 273 T प्लस V0, यानी कि ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आपको लग रही होगी, बिल्कुल लग रही है सर। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन अगर आपको लग रही है तो क्या कुछ ऐसी लाइन बनने वाली है, जी सर बिल्कुल ऐसी ही लाइन बनने वाली है, बिल्कुल ऐसी ही लाइन बनने वाली है। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट होगा, ग्राफ प्लॉट होगा VT वर्सेस T इन डिग्री सेल्सियस, T इन डिग्री सेल्सियस, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। जिसमें इस लाइन का जो ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट कितना है भाई, ये इंटरसेप्ट कितना है बताइए मुझे, ये इंटरसेप्ट है कितना, V0 के बराबर, और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप कितना है, V0 अपॉन 273, V0 अपॉन 273 है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा, हमने वहां देखा था कि अगर गैस का वॉल्यूम 0 हो रहा है तो टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है। तो अगर यहां वॉल्यूम 0 होना चाहता है, अगर ये वॉल्यूम 0 होगा तो कहां होगा, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका वॉल्यूम कहां 0 होगा। देखिए इसको हमने आगे बढ़ाया, थोड़ा सा मुझे इसको सही करना पड़ेगा, हाँ अरे नहीं यार खिसक जा, अरे खिसक जा, हाँ ठीक है वेरी गुड। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो लाइन है यहां कहीं काट रही है, कहां काट रही है, यहां कहीं काट रही है, इधर इधर इधर, ठीक है, ये देखिए यहां पर कहीं काट रही है। तो आप यहां पर बोलोगे वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया, और टेम्परेचर किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। डिग्री सेल्सियस तो नेगेटिव में आ सकता है, केल्विन का भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। तो अगर आपको कोई बोले कि चार्ल्स लॉ का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना दो आप, लेकिन टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और अगर टेम्परेचर केल्विन में होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, कुछ भी नहीं है, PV इज इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, पक्का, हाँ सर एकदम पक्का, 100%, 100%। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो व्हेन वेयर R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ऐसा यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट इज जूल पर मोल केल्विन, आपको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, डायमेंशन है ml² T-1 थीटा -1, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको पता है R/N होता है, उसकी वैल्यू भी आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, उसका डायमेंशन भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। एक चीज होती है डेंसिटी, डेंसिटी को आपको लिखना है इसी इक्वेशन ऑफ से, इसी इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस से, है ना। तो हम क्या लिखते हैं भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT, PM/RT, जिसमें m क्या है, मोलर मास है, m क्या है, मोलर मास है इन kg बाबा, P इज दी प्रेशर, P इज प्रेशर, P इज प्रेशर, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है मोलर मास, कैपिटल M है मोलर मास, जो कि किस में है, kg में है। और क्या, R क्या है, आपने पढ़ा अभी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल केल्विन, ठीक। और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू आप लिखते हो केल्विन में।
ठीक है। अच्छा, एक यूनिट और होती है, जरा आप वो भी देख लीजिए। प्रेशर की एक यूनिट होगी एटमॉस्फेयर, जो यूज होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। वॉल्यूम की एक यूनिट जो यूज होती है वो है लीटर, है ना। आर की एक यूनिट यूज होती है यहाँ पर, आर की वैल्यू एक होती है 0.082 एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन, ठीक है ना। और टेम्परेचर तो किसमें होता है, केल्विन में ही होता है। टेम्परेचर किसमें होता है, केल्विन में ही होता है। तो ये यूनिट भी चलती है भाई, ये यूनिट भी चलती है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई मोलर मास की, अरे हाँ की ना, ये किसकी बात हो गई भाई, मोलर मास की बात हो गई केजी में, ठीक है। ये क्या है फिर, छोटा है, छोटा m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, छोटा m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई, m को मैं क्या लिख सकता हूं, m को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M को आप लिख सकते हो स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। स्मॉल m ऊपर ही रह जाएगा, n घूम के r के नीचे आ जाएगा, r अपॉन n क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए भाई, है ना। इसी से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सीधे सीधे उड़ा सकते हो। चलिए, वेरी गुड, क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, ये मैंने लिखकर ऑलरेडी आपको दे दिया है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ gases such as pressure, temperature to the microscopic properties of gas molecules such as speed, momentum, kinetic energy of molecule etc. अच्छा यार, यहाँ पर कुछ अजम्पशंस की हम बात करने वाले हैं। उन अजम्पशंस को पढ़ने से पहले जरा हम बात कर लें, क्योंकि हमको पता है कि आइडियल गैस और रियल गैस हायर टेम्परेचर और लोअर, आइडियल गैस जो होती है उसके ऐसा बिहेव करती है रियल गैस हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे, ठीक है ना। तो आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल कितने ले लूँ, 1 ले लूँ, अगर मैं नंबर ऑफ मोल कितने ले लूँ, 1 ले लूँ, तो हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। और PV बाय RT की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, PV बाय RT, जिसको मैं Z बोल सकता हूँ, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होती है, Z की वैल्यू 1 हमेशा किसके लिए होती है, आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैस ऑलवेज, फॉर आइडियल गैस ऑलवेज, हमेशा आइडियल गैस के लिए PV बाय RT की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। पक्का जी सर, बिल्कुल पक्का। ये ग्राफ बनाने वाले हैं हम PV अपॉन RT का, किसके साथ, प्रेशर के साथ, किसके साथ, प्रेशर के साथ, ठीक है ना। तो PV बाय RT की वैल्यू यहां पर है 1, PV बाय RT की वैल्यू यहां पर है 1, है ना। तो ये है आइडियल गैस की लाइन, है ना। अब आप देखोगे, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में आपको कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे टाइप के, कुछ इस तरीके के आपको लाइंस देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर है, फिर दूसरी आपको देखने को मिलेगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, देखिए दूसरी वाली कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी, है ना। इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T2। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा, बताओ मुझे। T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा। सर ऑब्वियसली मैं देख सकता हूं कि ये रियल गैसेस के लिए आपने कर्व बनाए हैं, ये दोनों कर्व किसके लिए हैं भाई, रियल गैसेस के लिए। किसके लिए है, रियल गैसेस के लिए। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि T2 टेम्परेचर पर जो आपने कर्व बनाया है वो आइडियल गैस के बहुत आसपास है, आइडियल गैस के बहुत आसपास है। और आपने खुद ही बताया था कि अगर रियल गैस को हायर टेम्परेचर पर लेकर जाओगे तो वो आइडियल गैस के आसपास बिहेव करने लगती है। तो इस ग्राफ से मैं बोल सकता हूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। अच्छा, आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो रियल गैसेस के लिए क्या होती है, रियल गैसेस की वैल्यू हमेशा या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। Z की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या Z की वैल्यू 1 से छोटी होगी फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस। 1 हमेशा किसके लिए होगी, आइडियल गैस के लिए होगी। बात समझ में आई, हाँ सर। ये लाइन किसके लिए है यार, ये लिख देता हूं मैं, और ये किसके लिए है भाई, ये आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस देखो, अब ये बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको पूरा आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे फटाफट डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एवरी गैस इज कंपेयर्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। बहुत छोटा साइज होता है, कुल मिलाकर ये बात बोलनी चाहिए अंग्रेजी में। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस।
इसमें क्या है ऐसा जो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम रैपिड मोशन। रैंडम रैपिड मोशन में मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। और एक बात ध्यान से सुनो कि यहां पर जो बात बोली गई है कि कोलिजन हो रहा है, तो भाई कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद जो आपका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहां पर साफ साफ ही ऐसा अज्यूम किया है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम स्पेंट इन कोलिजन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो यहां पर आपकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसलेशन की ही होगी, रोटेशन की कुछ नहीं होगी। मतलब अगर आप ऐसा सोचो कि यार यहां पर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर आप देखो जो आपका बोला गया है कि भाई कोलिजन हो रहा है, उसमें जो कोलिजन होने से पहले मॉलिक्यूल और बाद में है वो कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं करेगा, नो रोटेशन, मतलब करेगा भी अगर तो कंसिडर नहीं किया गया है, नो रोटेशन, है ना। क्यों? ऐसा क्यों यार? जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे तो वहां रोटेशन देख रहे थे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम पढ़ रहे थे वहां रोटेशन देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? हाँ, लेकिन यहां पर बोल दिया गया है कि मॉलिक्यूल का कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो रेडियस है वो बहुत 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 छोटा है, उसके कारण क्या ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा और क्या ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से बोलता हूं, क्या हो जाता है कभी कभी तो ऐसा, क्या कैसी जीभ लपलपाई वाली बात हो जाती है, लपलपाने लगती है जीभ एकदम। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर वो रोटेशन करता भी है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, आई की वैल्यू इतनी कम आएगी, इतनी कम आएगी, इतनी कम आएगी कि भाई उसको कंसिडर करना कोई ज़रूरी ही नहीं है, नेग्लिजिबल हो जाएगा वो। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कंसिडर करेंगे और उसी से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, द टाइम स्पेंट इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन नो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब फटाफट कोलिजन हो रहा है, सट 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 ऐसे करके क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। यहां पर बोला गया है कि जो आइडियल गैस है उसमें नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, ऐसा अजम्पशन मान लिया गया है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज इनफेक्टिव ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं मॉलिक्यूल, उनका मास भी क्या है? बहुत कम है। ओके, मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस, द चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस चेंज इन मोमेंटम से क्या बनता है? इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बनता है फोर्स, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलते हो? प्रेशर बोलते हो। मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या भरी हुई है? ऐसी गैस भरी हुई है, तो गैस का मॉलिक्यूल जाकर जब कंटेनर से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, टकराएगा तो ये क्या बनाएगा? प्रेशर बनाएगा। वो प्रेशर क्या होगा? F/A ही होने वाला है। ठीक है, चलिए, कॉन्सिक्वेंटली ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रेशर इज एक्सर्टेड। देखा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, द डेंसिटी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अगर आपने कोई गैस कंसिडर की है तो आप उसकी डेंसिटी को क्या मानते हो? और अक्रॉस द कंटेनर कांस्टेंट मानते हो। चलो, वेरी गुड। अब यहाँ कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना यार, ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है, पक्का? अरे सर एकदम पक्का। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं भाई, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के 3/2 kT ऑफ अ मॉलिक्यूल, kT आया है तो मॉलिक्यूल के लिए होगी, RT होता तो मोल के लिए हो जाता। ठीक है, मीन पूछा है तो 3/2 kT लो भैया, पर मॉलिक्यूल पूछा है ना। मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल इज गिवन बाय 3/2 RT। अब ये पर मोल आ गया तो 3/2 RT हो गया है। ठीक है ना, चलिए, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए भाई? याद होने चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर 3 टाइप की वेलोसिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आरएमएस है, एक एवरेज है और एक मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, तो आरएमएस क्या होती है भैया? v1 स्क्वायर, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्क्वायर करके डिवाइड बाय n करके रूट लगा देना है आपको, तो आपको क्या मिल जाएगी? आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है √3RT/m किसी पर्टिकुलर मोल के लिए। मतलब अगर आप बात करोगे m क्या है? m क्या है?
ये क्या है, m क्या है, मोलर मास है, m क्या है, मोलर मास है इन केजी, r क्या है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आरएमएस वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर मैं चाहूं तो मैं इस m को लिख सकता हूं स्मॉल m इंटू एन, r बाय एन मिलकर क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। तो ये मास किसका है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है। तो √3 kT बाय m ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। पक्का जी सर, एकदम पक्का। अच्छा एक फॉर्मूला आप और देख सकते हो, अगर आपको प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में देखना है तो 3p/d हो जाएगा, d या रो, चलो मैं रो लेता हूँ, 3p/रो, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा किसका, आरएमएस वेलोसिटी का। अब दूसरा जाता है मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला है √2RT/m 2kT/m या √2p/रो, 2p/रो। बात समझ में आई जी सर, समझ में आ गई है। फिर आती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये होती है कि सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को डिवाइड कर दिया n से, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला होता है √8RT/m या फिर √8kT/m या फिर √8p/रो। क्लियर है कि नहीं। तो ये सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए भाई, आपको याद होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो कौन सी स्पीड होती है, मतलब रैंडमली अगर आप किसी गैस में हाथ मारो, रैंडमली अगर कोई गैस आपको दे दिया, उसमें आपने हाथ मारा और पकड़ा, एक मॉलिक्यूल को आपने पकड़ा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर स्पीड की होती है, आप उसको बोल देते हो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। भैया पहला मॉलिक्यूल पकड़ा, उसकी v स्पीड आ गई, दूसरा पकड़ा उसकी भी v आ गई, तीसरा पकड़ा उसकी भी v आ गई, चौथा पकड़ा उसकी भी v आ गई, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनकी स्पीड क्या है, v है। तो हम v को क्या बोल देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल देंगे। अगर आप इसके बीच का ग्राफ देखना चाहोगे तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज आरएमएस स्पीड। क्लियर है। अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ी होती है आरएमएस वेलोसिटी, फिर होती है एवरेज, फिर होती है मीन प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अब ये √3, √2.5, ये √2 कहां से आया, रूट के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं, वहां से आया है। पक्का। तो आप ये ऑर्डर याद रखेंगे, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है ना, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज आप इनको याद रखिएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ क्या होता है भाई, आपने भागम भाग पिक्चर देखी है, भागम भाग पिक्चर में वो जो परेश रावल साहब होते हैं, वो एक चश्मा उनको गलत लग जाता है, मोटा चश्मा, मोटे पावर, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ऐसे जाते हैं और ऐसे टकरा जाते हैं किसी से, जहां से टकराते हैं उधर मुंह में दौड़ने लग जाते हैं, इधर गए इधर टकराए इधर चलने लग गए, इधर टकराए इधर चलने लग गए, है ना। तो जैसे परेश रावल साहब है, वो आपका एक मॉलिक्यूल है, वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, टकरा रहे हैं और टकरा के क्या कर जा रहा है, घूम जा रहा है, ये जा रहा है जा रहा है, टकरा रहा है, घूम जा रहा है। आई मेरी बात समझ में। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ भी होता है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे टकराया, टकराने के बाद जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, उसके बीच का जो ये गैप है इसको फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पाथ में वो क्या है, फ्री है। दो सक्सेसिव, एक के बाद एक होने वाले कोलिजन के बीच में जब मॉलिक्यूल फ्री होता है उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। कितनी डिस्टेंस के लिए आपका जो मॉलिक्यूल था वो फ्री था, उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। अच्छा, ऐसे n नंबर ऑफ पाथ को आप, n नंबर ऑफ पाथ उसके होंगे, उसका जब आप मीन निकालते हो तो आप उसको मीन फ्री पाथ बोलते हो। अरे भाई मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल है, जाकर इससे टकराया, ठीक है ना, इसको आपने बोला ये है फ्री पाथ 1, ठीक है ना। फिर जाकर ये इससे टकराया, फिर जाकर इससे टकरा गया, तो ये मीन, ये हो गया फ्री पाथ 2, फिर इससे टकरा गया तो ये हो गया फ्री पाथ 3। ऐसे करके बहुत सारे फ्री पाथ होते हैं, है ना। तो λ1 + λ2 + λ3 सारे फ्री पाथ को जोड़कर जितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए होते हैं उससे डिवाइड करके हम मीन फ्री पाथ निकाल लेते हैं। समझ में आया, है ना। अगर आप इसको ऐसे 2x में चलाकर देखोगे ना, जैसे मेरे लेक्चर, वैसे भी अभी क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्या चल रहा है भाई, बहुत तेज चल रहा है सारी चीज़। अगर आप देखोगे इसको 2x कर दोगे तो सब ऐसे चलने लग जाएगा, है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इसको 2x में मत देखना, क्योंकि फिर कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार काम इतने सारे हैं, एक हम बेचारे हैं, ठीक है ना। काम इतने सारे हैं, एक हम बेचारे हैं, इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ख़त्म करनी है। तो चलिए मीन फ्री पाथ भी हमने पढ़ लिया है और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी थ्योरी, और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, The volume of a given mass of gas is 27 डिग्री सेल्सियस, 1 atmospheric pressure दिया हुआ है, 100 cc का वॉल्यूम दिया हुआ है। What will be its volume at 327 डिग्री सेल्सियस। आपको प्रेशर वही रखना है, प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं बोली, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल आप क्या लगाओगे, फॉर्म लगाओगे P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। ये सर क्या कर दिया, अरे भाई दोनों ही तो NR के बराबर होंगे ना यार,
कांस्टेंट वैल्यू है, किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने इक्वेट कराया, प्रेशर क्या है, सेम है, मैंने प्रेशर काट दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सीसी का, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, को आपको एब्सोल्यूट में चेंज करना है, तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट में चेंज करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आपको निकालना है, टेम्परेचर आपको दिया है 327 यानी कि 600 केल्विन, है ना, 0 0 0 0 3 दूनी 6, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 सीसी, V2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 200 सीसी, देखिए, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आया है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 227 डिग्री सेल्सियस, इट्स आरएमएस स्पीड चेंज्ड फ्रॉम 400 मीटर पर सेकेंड टू, अच्छा हमको अब वेलोसिटी निकालनी है कि आरएमएस स्पीड कितनी चेंज हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आरएमएस स्पीड का रिलेशन देखो टेम्परेचर के साथ क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं VRMS1 अपॉन VRMS2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, ठीक है, ओके सर। VRMS1 की वैल्यू कितनी है, 400, ठीक है ना, VRMS2 हमको निकालना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन और 227 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 केल्विन, है ना, इतना तो आपको पता होगा, 273 ऐड करना है डिग्री सेल्सियस में तो आपको केल्विन में आंसर मिल जाएगा। अब देखो RMS2 निकालना है, अब आपको RMS2 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/5 इंटू 400 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 516 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, लगभग 516 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर गैस एट अ टेम्परेचर, अच्छा हाँ, रिलेशनशिप भैया, रिलेशनशिप आपको पता है सबसे बड़ी वेलोसिटी क्या होती है, सबसे बड़ी वेलोसिटी होती है आरएमएस वेलोसिटी, फिर आती है एवरेज, फिर आती है मोस्ट प्रोबेबल, ये मैंने आपको बताया है क्या, थोड़ा सा पीछे चलेंगे लेक्चर में आप समझ जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले होती है आरएमएस फिर एवरेज फिर मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस एवरेज फिर मोस्ट प्रोबेबल, है ना, आरएमएस एवरेज फिर मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज योर आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है भाई, 6 होता है। अगर यहाँ पर बोल देता कि हाई टेम्परेचर है वाइब्रेशन वाली +2 करनी पड़ती है हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ बोला नहीं है तो हम नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, ठीक है, देखो इसलिए 8 ऑप्शन दिया है, कई बच्चे होते हैं 8 मार देते हैं होशियार बन के, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक +2 ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज द प्लॉट ऑफ PV बाय NT ग्राफ, अच्छा फॉर ऑक्सीजन गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द अबव कर्व्स, ठीक है। द डॉटेड लाइन करस्पॉन्ड्स टू द आइडियल गैस बिहेवियर, बिल्कुल सही पॉइंट है, डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर बता रहा है, ओके। T1 इज ग्रेटर देन T2, अच्छा T1 इज ग्रेटर देन T2, अब आप T1 कर्व को देखो और T2 कर्व को देखो, T1 कर्व जो है वो आइडियल गैस के पास है ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है हायर टेम्परेचर कौन सा होने वाला है, T1 हायर टेम्परेचर होने वाला है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर के पास पहुंचने लग जाती है, बिल्कुल सही। द वैल्यू ऑफ P बाय NT एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट्स ऑन द y एक्सिस सेम फॉर ऑल गैसेस, बिल्कुल सही है, वहीं से स्टार्ट होती है, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कुछ। अ बलून इज फिल्ड विद 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय 500 मीटर क्यूब, ओके, -3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, फिर वही लगाएंगे हम, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2, है ना। इसमें देखेंगे क्या क्या गिवन है, हमको T1 गिवन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको T2 गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम पूछ रहा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रख देता हूं क्योंकि कट जाएगा मुझे पता है। V1 आपको दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब, डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कहाँ गया, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन, इज इक्वल्स टू P2 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। V2 हमको निकालना है, T2 की वैल्यू दी गई है -3 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273, ये क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आप क्या करोगे, प्लस ऐड करोगे, कितना, 273, तो ये कितना हो जाएगा, 270 केल्विन, ठीक है ना। इसको काटोगे आप, ये 0 कट गया इससे, 3 नाम 27, ये हो गया 50 इज इक्वल्स टू 0.5 V2 डिवाइड बाय 9, ये पॉइंट हटाया, 10 लगाया, ये गया 500, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 500 इंटू 9 डिवाइड बाय 5
इज इक्वल्स टू V2। V2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, ये हो जाएगा 5 एकम 5 कट जाएगा 900 कुछ आ रही है क्या, हाँ 900 मीटर क्यूब। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 मीटर क्यूब। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPMT 2012 निपटा दिया है। नीट 2013 का क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग VT फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। प्रेशर P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन है। हम जानते हैं जो स्लोप ऑफ VT ग्राफ होता है वो क्या होता है, NR/P होता है, NR/P होता है, बिल्कुल होता है। dV/dt क्या होता है, NR/P होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो स्लोप है इस कर्व का यानी कि dV/dt इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। नहीं, स्लोप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्व का या किसी लाइन का स्लोप ज्यादा है तो उसके लिए प्रेशर की वैल्यू कम होने वाली है। अब आप बताओ कि किसका स्लोप ज्यादा है, P2 का। इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है तो इसके लिए प्रेशर की वैल्यू कम होगी, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। हा, वाह भाई वाह भाई वाह भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV की पावर 3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। अच्छा चलो, तो हमने बोला यार ये जो इक्वेशन है ये PV की पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जैसी है। हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको हीट कैपेसिटी निकालना है। उसका फॉर्मूला है CV प्लस R/1 माइनस n। ये फॉर्मूला आपने देखा है ना, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, CV की वैल्यू क्या होती है, F/2 इंटू R होती है, हाँ कि ना, प्लस R/1 माइनस n। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है। चलो अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस बोला है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3/2 R प्लस R/1 माइनस 3। ये कितना हो जाएगा, 3R/2 माइनस R/2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2R/2, 2 से 2 कट जाएगा तो C की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, R की वैल्यू R के बराबर आ गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D। क्लियर, बहुत बढ़िया। नीट 2016 का क्वेश्चन हमने ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट फिर से 2018 का क्वेश्चन नीट का। एट व्हाट टेम्परेचर विल थर्म स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। याद करो, हमने जब एस्केप वेलोसिटी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि मून के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो RMS वेलोसिटी होती है वो उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहां कोई एटमॉस्फेयर बचता ही नहीं है। बल्कि जुपिटर में ऐसा नहीं होता, जुपिटर के पास थिक एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 60 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है, और वहां पर जो एटमॉस्फेरिक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी उनकी RMS वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम होती है, इसलिए वो एनवायरनमेंट को या एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते, एस्केप नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा दें हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना टेम्परेचर बढ़ा दे कि वो क्या कर दे, अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर चली जाए। मतलब इसका यह है कि अगर आप RMS वेलोसिटी बराबर कर दो, मैं ये बोलूं कि या तो बड़ी या तो बराबर हो जाए, किससे बराबर हो जाए, एस्केप वेलोसिटी से, तो आपका जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, RMS वेलोसिटी कैसी होती है भाई, एक मॉलिक्यूल की 3 kT/m। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एस्केप वेलोसिटी कितनी है अर्थ की, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। खत्म, बात खत्म। इतना अगर आपने कर लिया आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इतना तो आपको बन जाएगा। मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ और आगे आप सॉल्व करेंगे। K की वैल्यू गिवन है कि आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये K की वैल्यू है। टेम्परेचर आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का मास आपको कितना दिया हुआ है 2.76 इंटू 10⁻⁻26 kg इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ। अच्छा, मैं लिमिटिंग कंडीशन लगा के इक्वल टू लिख दूँ, लिमिटिंग कंडीशन लगा के इक्वल टू लिख दे रहा हूँ। 11.2 इंटू 10⁻³ ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देना, आप क्या कर देना, इसका स्क्वायर कर देना और आंसर निकालना। T की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्लियर, पक्का 100%? जी सर 100%। अरे भाई कुछ भी नहीं था, यही कंसेप्ट था, बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। इतना तो आपको बनना चाहिए। ये बस आपको सॉल्व करना है और आंसर आपकी आंखों के सामने आपको दिख जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये डायटोमिक गैस है। ये क्या है, डायटोमिक गैस है, पकड़ लेना यहीं से। ये क्या है, डायटोमिक गैस है। तो 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस O2 एंड 4 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। दिस इज अ मोनोएटॉमिक गैस। ये क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है।
ठीक है, एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, देखो साफ साफ बोल दिया है, वाइब्रेशनल मोड्स को आप क्या करो, हटाओ। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अच्छा 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 अच्छा, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करेंगे या n मोल की बात करो, चलो सीधे सीधे n मोल की बात करें अगर हम, वो क्या होती है, n इंटू F/2 RT, होती है कि नहीं होती, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें डायटोमिक गैस की, कितने मोल्स हैं उसके, 2 मोल्स हैं, डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5 होती है, तो ये हो जाएगा 5/2 RT, 2 से 2 कटा, कितनी आ गई भाई, 5 RT, ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आर्गन की बात करते हैं, मोनो की, है ना, उसके कितने मोल्स हैं भाई, 4 मोल्स हैं, तो फिर वही बात, n की वैल्यू मैंने 4 पुट करी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है, 3 होती है, तो 3/2 RT, 2 से 2 कटा, कितना आ गया, 3 RT, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। अच्छा और क्या बोला है, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम n/2 n इंटू F/2 RT, ठीक है। यहाँ पर बोला है 2 मोल से, तो n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। यहाँ पर होती है आपके डायटोमिक की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा ये 2 होगा ना, वही मैंने सोचा, ये 2 से मैंने एक काटा 4, तो ये 2 हुआ ना, तो 3 2 6 RT हो गई, कितना होगा, 3 2 6 RT होगा, हाँ ये एकदम सही है। वो बोल रहा है कि टोटल इंटरनल एनर्जी बता दो सिस्टम की, तो 6 है ये, 5 है ये, तो 6 RT प्लस 5 RT इज 11 RT। तो इसके साथ ही आपने क्वेश्चन भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर जितना कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाता है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल है, आप यहां देख सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पर यहाँ क्लिक करेंगे और सीधा 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 आपको देखने को मिलेगा जितना भी हमने कंटेंट आपको दिया है यहाँ पर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए आपका क्रैश कोर्स देखने का मन है, आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा यहाँ पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। आपने बोला नहीं नहीं मैं तो देख कर ही रहूंगा, फिर आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो देखो मैं पढ़ाता हुआ आपको यहाँ पर मिल जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करके, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहें। तो चलिए खत्म करते हैं आज के लेक्चर को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।